नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे ट्री प्लांटेशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डेली पायोनियर का डिस्कस करेंगे गरीबी से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का रोपवेज के प्रोजेक्ट से संबंधित। और चौथा आर्टिकल फिर से हिंदू का बढ़ती हुई हीट से संबंधित है। आर्टिकल हम स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि बिहार के एक प्रोफेसर है ललन कुमार, जो अपनी 2 साल की सैलरी लौटा रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं सैलरी क्यों लूँ अगर मैंने पढ़ाया ही नहीं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इस एग्जाम्पल को एथिक्स में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल ना थोड़ा सा गलत साबित हुआ। अब खबर ये आ रही है कि प्रोफेसर ललन कुमार ने माफ़ी मांगी है क्योंकि जो चेक उन्होंने दिया था ना, उस अकाउंट में इनके सिर्फ 970 रुपये थे। और बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने इमोशनल होकर ये दावा कर दिया। और कुछ और ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, इसमें बोला गया कि लोकल स्टूडेंट से पूछा गया तो वो बोलते हैं कि ललन कुमार नहीं आते कॉलेज में, बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो क्लास कम लेते हैं। इस खबर पे देखो बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं अब, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, मैंने पहले भी आपको बताया था, आजकल ना बहुत होने लगा है ऐसा। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जानबूझ के अपनी पीआर को चमकाने के लिए झूठा बोल देते हैं कि हमने ये किया, ये प्रोजेक्ट हमारी एक बड़ी सफलता है। तो उस वजह से ना पता ही नहीं लगता किसने अच्छा काम किया है, किसका एग्जाम्पल एथिक्स में दे सकते हैं, कौन अपना पीआर करवा रहा है। कई ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे होते हैं सिर्फ मीडिया में उन्होंने काम करवाया है, लेकिन ब्यूरोक्रेट से आपके कोई जानकार है, उनसे आप पूछोगे तो पता लगेगा कि वो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट नहीं है। और मीडिया में इतनी ज़्यादा तारीफ होती है कि लोगों को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट है, इसने तो बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं, लेकिन रियल में उसने काम नहीं करवाया होता। रियल में उसने सिर्फ अपनी इमेज चमकाई होती है, और इमेज चमकाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया होता है। लेकिन हम बेचारे एथिक्स में एग्जाम्पल डिस्कस करते रहते हैं कि इस ब्यूरोक्रेट ने अच्छा काम करवाया है। और जो रियल में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करवाते हैं ना, उनका काम कहीं पे नहीं होता। मेरा एक दोस्त है, रूममेट था, राहुल राज, वो अभी तेलंगाना में है डीएम। आप चेक कीजिएगा, आसिफाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। उसको ना इस बार अवार्ड मिला था, जो सिविल सर्विसेज डे के ऊपर में वो गवर्नेंस संबंधित अवार्ड्स नहीं मिलते डीएम में, तो उनको इस बार अवार्ड मिला था। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था, लेकिन मैं नहीं जा पाया था। उन्होंने ना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और न्यूट्रिशन संबंधित कुछ बहुत अच्छा काम किया था। तो मैंने उनसे पूछा राहुल से कि राहुल एक बात बताओ यार, इतने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि इस डीएम ने अच्छा काम किया, तुम्हारा नाम तो कभी नहीं आता। तो इसके जवाब में उन्होंने बोला, देखो अच्छा काम करना और अच्छे काम का नाम होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, वो ये बोलते हैं कि जो लोग ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, संभावना कम है, जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन संभावना कम है कि वो रियल लाइफ में अच्छा काम करते हों, क्योंकि टाइम होता ही नहीं है ब्यूरोक्रेट्स के पास। ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब वो अपने काम पर कम ध्यान दे रहा है। देखो ये सारी बातें जो है ना, आपको भी पता है, इतने मेच्योर तो आप भी हो, जनरलाइज हम नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता होगा, नहीं, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटा जो बात करने से एसेंस निकल के आता है वो मैंने शेयर किया। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ट्रीज की प्लांटेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप इस आर्टिकल का नाम इंट्रोडक्शन देखिए। आप भी इस तरह का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ऐसे में अगर कुछ ना समझ में आए तो। इंट्रोडक्शन में इस आर्टिकल में कहा जाता है, पिछले महीने 100 महिलाएं मनरेगा स्कीम के अंतर्गत पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट के नंगल खुर्द गांव में खड्डे खोद रही थी और पौधों को पानी दे रही थी। मकसद था वहां पे ट्रीज को प्लांट करना। ये मौका था 5 जून का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। उस काम में 50 यंग लोगों का एक जो क्लब है वो भी लगा हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उस काम में साथ दे रहा था। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। मनरेगा स्कीम के तहत महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, युवा लोगों का एक क्लब पार्टिसिपेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। मकसद तीनों का ये है कि ट्रीज प्लांट करना। तो ये एग्जाम्पल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ट्री प्लांटेशन में। तो इस प्रकार की भूमिका आप भी गढ़ सकते हो किसी ऐसे में। इसके बाद देखो आर्टिकल में बोला जाता है,
इस साल वन महोत्सव बनाया जा रहा है देश में। वन महोत्सव का मतलब है सेलिब्रेट द फॉरेस्ट। शुरुआत हुई थी इसकी जुलाई 1947 में। उस समय पंजाबी बोटनिस्ट थे MS रंधावा। बोटनिस्ट देखो वो एक्सपर्ट होते हैं जो प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले MS रंधावा ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद 1950 में कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। इन्होंने इसकी रीच को एक्सपेंड किया। पहले पंजाब तक सीमित था, 1950 में इस वन महोत्सव को नेशनल लेवल तक एक्सपेंड किया गया। मकसद ये है वन महोत्सव का कि फॉरेस्ट को एक्सपेंड किया जाए, फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जाए, फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। लेकिन देखो जब भी ट्री प्लांटेशन की बात आती है ना, तो काफ़ी सारी डिबेट्स भी इमर्ज होकर आती हैं। ट्री प्लांटेशन कैसे किया जाए, कौन से पेड़ उगाए जाएं, कौन से पेड़ ना उगाए जाएं, ये सब चीज़ें। देखो IUCN का कुछ डेटा है। डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटा जाता है ना, जंगल खत्म कर दिए जाते हैं, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है, अब जैसे पेड़ों को काट दिया गया, अब फॉरेस्ट में नीचे की जो ज़मीन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रही कि वहाँ पे एक बार पेड़ कट गए तो दोबारा पेड़ों को उगाना बहुत मुश्किल है। जैसे बोलते हैं ना लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो या तो ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो ये दो फैक्टर्स है ना, डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये टोटल ग्लोबल ग्रीन गैस हाउस के एमिशंस में 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ना सरकार दो तरह की टेक्निक्स अपनाती हैं। या तो उसी फॉरेस्ट को जो डिग्रेड हो रहा है उसे रिस्टोर किया जाए, या फिर मान लीजिए किसी फॉरेस्ट एरिया को डेवलपमेंट संबंधित एक्टिविटी के लिए यूज कर लिया जाता है, तो फिर सरकार का एक और प्रोग्राम है कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन, मतलब किसी और जगह पे पेड़ उगा दिए जाएं। एक डेटा के अनुसार देखो आज के समय में पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है ना वो डिग्रेडेड है, उसे रिस्टोर किया जा सकता है। यानी अभी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ उगता नहीं है, लेकिन कुछ प्रोसेस अप्लाई करके उसे रिस्टोर किया जा सकता है। और इंडिया में 140 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है उसे रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जब देखो आप डिग्रेडेड लैंड पर या फिर किसी और लैंड पे पेड़ उगाते हो ना, एक गलती नहीं करनी चाहिए जो अक्सर कर दी जाती है। एक ही तरह के पेड़ उगा दिए जाते हैं पूरे लैंड पे। मान लीजिए ये पूरा एरिया है, यहाँ पे पेड़ उगाने हैं, तो ऐसा नहीं फॉर एग्जांपल ए पेड़ का नाम है और पूरे लैंड पे ए नाम के पेड़ उगा दिए हर जगह पे, मोनो प्लांटेशन यानी कर दी, मोनोकल्चर ट्री प्लांटेशन, ये गलत है। अगर देखो डाइवर्स लोकल जो ट्री की स्पीसीज हैं वो उगाई जाए ना इस लैंड में, जैसे ABCDEFGH अलग अलग तरह के पेड़ उगा दिए इस पूरे एरिया में, ये फायदेमंद है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लोकल कम्युनिटी के लिए भी हेल्थियर है, पेड़ों के लिए भी हेल्थियर है, इससे फॉरेस्ट बनता है, रियल फॉरेस्ट। जैसे देखो पंजाब में कम्युनिटी जो ट्रीज उगा रही थी ना मानसा डिस्ट्रिक्ट में, वो अलग अलग प्लांट की स्पीसीज उगा रही थी। जैसे सबसे पहली तस्वीर देखिए झंड, दूसरी देसी कीकर और तीसरा फरवान। ये वही झंड है जो बोलते हैं ना लाइफ झंड हो गई। और ज़्यादातर ये जो पेड़ों की स्पीसीज है ना, इनकी सर्वाइवल रेट है 90% से ज़्यादा। इसके बाद ट्री प्लांटेशन के फ़ायदों के बारे में बात की जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, 6ठी-7वीं क्लास में हम ये पढ़ लेते हैं। पेड़ों को उगाने से क्या फ़ायदे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं पेड़, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन भी है पेड़ों को उगाने की, जिससे लोकल कम्युनिटीज़ डिपेंडेंट होती हैं पेड़ों के ऊपर, मतलब जंगलों के अंदर या फिर जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं ना, कई बार तो उनकी पूरी जीवन याचिका मतलब जीवन यापन उनका पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पेड़ सॉइल की फर्टिलिटी को इनरीच करते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी को बूस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, रूरल इकोनॉमी में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, फ्लड कंट्रोलिंग में भी हेल्पफुल हैं, फूड सिक्योरिटी को बूस्ट करते हैं और फूड इनसिक्योरिटी को कम करते हैं, महिलाओं को एम्पावर करते हैं। महिलाओं को कैसे एम्पावर करते हैं, उनकी डाइट को न्यूट्रिशन बनाने में और इनकम को बूस्ट करने में। इसके अलावा देखो जो ये एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, ये रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन को भी रोकता है।
फ़ायदे बहुत सारे हैं, फ़ायदे आप आसानी से लिख सकते हो। इसीलिए 2021 से लेकर 2030 के बीच का जो दशक है वो यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। मकसद ये है जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो चुके हैं उनको रिस्टोर करना, चाहे वो लैंड हो या फिर फॉरेस्ट हो। 2011 में बोन चैलेंज लॉन्च किया गया था। मकसद ये था 2020 आते आते 150 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंडस्केप को रिस्टोर करना, चाहे वो फॉरेस्ट हो या फिर लैंड हो, और 2030 आते आते 350 मिलियन हेक्टेयर लैंडस्केप को रिस्टोर करना। इंडिया ने भी 2015 में इस टारगेट को ज्वाइन किया और इंडिया ने कमिटमेंट की कि 2030 आते आते हम 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर कर देंगे। और वैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में इंडिया की कमिटमेंट है कि 2030 आते आते हम 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन टन के बीच का कार्बन डाइऑक्साइड सिंक जनरेट करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके लिए देखो सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं, जैसे कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, नेशनल एफोरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, द नगर वन स्कीम, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें यूथ को स्किल दी जाती है, वो यूथ जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी पीछे नहीं है, जैसे तेलंगाना की सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था बड़े स्केल पे, तेलंगाना को हरिता हरम, बड़े स्केल पर ट्रीज को प्लांट करने का ये प्रोग्राम है। चैलेंजेस देखो काफ़ी हैं। डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए एरिया आइडेंटिफाई करना। ट्री प्लांटेशन में ना ज़्यादा R&D नहीं हो रही है, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल हो, ट्री कैसे प्लांट किए जाएं, कब किससे फ़ायदा होता है, वो सब चीज़ें। फाइनेंस की दिक्कत आती है, लोकल स्टेक होल्डर्स में कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो लास्ट में राइटर ये सजेस्ट करते हैं जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं ना, जैसे कम्युनिटी, शुरुआत में हमने डिस्कस किया, वुमेन है, लोकल कोई क्लब है, यूथ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंड ओनर्स हैं, सारे मिलकर अगर काम करें ना, सारे पार्टिसिपेट करें तो बढ़िया ढंग से हम डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को रिस्टोर कर सकते हैं। ये अब इंसान के लिए चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी हो गया है समय को देखते हुए कि हमें पेड़ उगाने ही होंगे अगर हमें आने वाले क्लाइमेट चेंज संबंधित चैलेंज का सामना करना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्री प्लांटेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पॉवर्टी से संबंधित है, डेली पायनियर का। Poverty continues to be an anathema। एनाथीमा का मतलब होता है अभिशाप। कई बार ऐसे के टाइटल्स में ये कीवर्ड होता है एनाथीमा। वो ऐसे नहीं होते, ये बून है या फिर बेन है, वरदान है या फिर अभिशाप है, उस समय कई बार इस कीवर्ड का इस्तेमाल होता है ऐसे के टाइटल्स में। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अब्राहम मास्लो की एक थ्योरी है। थ्योरी ये है जब तक इंसान की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी संबंधित बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती ना, तब तक हायर नीड्स को पूरा करना, जैसे ग्रोथ संबंधित नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन संबंधित नीड्स, उनको पूरा करना बहुत इम्पॉसिबल है। सिंपल भाषा में बताता हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में हो गया। देखो, एक इंसान की ना कई तरह की नीड्स होती हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स जो रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए जरूरतें हैं। खाना आप खाओगे नहीं तो जीवित कैसे रहोगे, पानी पियोगे नहीं तो जीवित कैसे रहोगे, रेस्ट करना, वार्मथ, जैसे कई सर्द इलाके होते हैं वहाँ पे गर्मी प्राप्त करना भी एक बेसिक नीड है। तो ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद इंसान की दूसरी नीड्स होती हैं सेफ्टी संबंधित नीड्स, जैसे सिक्योरिटी, सेफ्टी। अब जैसे अफगानिस्तान है, येमेन है, कुछ ऐसे देश जहाँ पे सिविल वार चल रहा है, मान लीजिए, लॉलेसनेस है, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं है इंसान की ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे सेफ्टी संबंधित नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद नीड्स हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद एस्टीम नीड्स, आदमी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कुछ अचीव किया है। जैसे ही आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, एस्टीम, प्रतिष्ठा ये बढ़ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना, इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना। जैसे आप सब लोग अभी तैयारी के फेस में हो, अभी तक आपने अपना पोटेंशियल जो है ना वो अचीव नहीं किया है। समय आने पर आप अपना पोटेंशियल अचीव करोगे, वो स्टेज होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की।
तो ये हमने जाना काफ़ी तरह की नीड्स होती हैं इंसान की, जिसमें से सबसे बेसिक नीड्स हैं सेफ्टी संबंधित नीड एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जब तक देखो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती, हायर नीड्स जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन संबंधित नीड्स, एस्टीम नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इनको पूरा करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देखो किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है पॉवर्टी को खत्म करना। वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है पॉवर्टी को, पॉवर्टी इज डेप्रिविएशन ऑफ वेलबींग, यानी वेलबींग का अभाव। और इसकी काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं, इंक्लूडिंग लो इनकम, इनकम का लो होना, या फिर वो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर ना कर पाना, खरीद ना पाना, जो कि देखो डिग्निटी के साथ सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। बट अक्सर हम देखते हैं कि पॉवर्टी को ना सिर्फ एक ही डायमेंशन में कन्फाइन कर दिया जाता है, वो है इकोनॉमिक डायमेंशन, कि इसके पास पैसे नहीं है, बस ये गरीब है। लेकिन पॉवर्टी की सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है। अमर्त्य सेन कहते हैं पॉवर्टी की काफ़ी सारी डायमेंशन है, पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। उन्होंने पॉवर्टी को क्लासिफाई किया एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, कि किसी के पास फॉर एग्जांपल कोई 2000 रुपये से कम एक महीने में कमाता है तो वो गरीब है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी में हम ना कंपेयर करते हैं कि एक इंसान बाकी लोगों के अपेक्षाकृत कितने कमा रहा है, उसके बेस पे हम रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हालांकि देखो अमर्त्य सेन का जो कंसेप्ट है ना, वो बोलता है इंसान को कैपेबल बनाओ, जैसे सिर्फ रिसोर्स देने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपने गरीब लोगों को बैग दे दिया, किताबें दे दी, वो पढ़ी नहीं सकेंगे तो क्या फायदा होगा, तो उनको कैपेबल बनाओ। कैपेबिलिटी वाली अप्रोच है अमर्त्य सेन की। महात्मा गांधी कहते हैं पॉवर्टी एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। जैसे देखो कोई भी वायलेंस हिट सोसाइटी होती है ना, वो एक प्रकार से इमोबाइल हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। वायलेंस हिट सोसाइटी काफी तरह के चैलेंजेस फेस करती है, जैसे हेल्थ, फ्यूचर, सब कुछ अंधेरे में आ जाता है। उसी प्रकार से जो पॉवर्टी हिट सोसाइटी होती है ना, वो भी इसी प्रकार के चैलेंजेस फेस करती है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था पॉवर्टी एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। डेवलपमेंट एस्पायरेशंस को पूरा करना हो या फिर प्रोस्पेरिटी लानी हो, उसके बीच में सबसे बड़ी जो बाधा है ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पॉवर्टी, यानी गरीबी। आज भी हमारे देश की 1/3 जो पॉपुलेशन है ना, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, और सरकार की प्रायोरिटी यही है पॉवर्टी को ख़त्म करना। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी सरकार ने लॉन्च किए हैं, जैसे मनरेगा है, SGSY, इसका क्या फुल फॉर्म है इसकी, ये स्कीम पहले हुआ करती थी ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऐसा कुछ नाम है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड यानी NRLM, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इंदिरा आवास योजना IAY, पुरानी स्कीम्स हैं इनमें से कुछ। तो ये स्कीम्स सरकार ने लॉन्च की, मकसद था बेसिक नीड्स तो कम से कम पूरी हो जनता की, जैसे शेल्टर संबंधित, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन। बट देखो अब हम आज़ादी के 75वें साल में हैं, मतलब आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके पॉवर्टी तो देश से ख़त्म नहीं हुई है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, लेकिन है, मतलब पॉवर्टी तो अभी भी है। रीजंस की बात करें ना, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा इलिटरेसी, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल फैक्टर्स एंड इंक्लूजन। कुछ और फैक्टर्स की बात करें, अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ कंडीशंस, लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस रिसोर्सेज, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ये सब रीजंस हैं पॉवर्टी के। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं राइटर, कैसे पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ आपस में लिंक्ड हैं। जैसे देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इलिटरेसी होगी, तो गरीबी होगी। अगर गरीबी होगी तो इसका मतलब परिवार ज़्यादा पढ़ नहीं लिख का, ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो ये विशियस साइकिल चलता रहता है। अब आर्टिकल कंक्लूजन की तरफ आता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था पॉवर्टी का जो अभिशाप है ना, इसका हमारी एज में होना, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, यानी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए हमारी एज में। ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिप्रीवेशन है जो ह्यूमन बींग्स से सफ़र कर सकते हैं। इससे ह्यूमन बींग्स बहुत सफ़र करते हैं, बहुत से लोग क्राइम की तरफ आ जाते हैं गरीबी की वजह से।
सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पाते, कुछ एब्सोल्यूट पॉवर्टी से सफ़र करते हैं, कुछ रिलेटिव पॉवर्टी से। इससे ना सिर्फ देश की जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है, बल्कि नुकसान भी होता है। नेशन की सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ और पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है ना वो भी खराब होता है। डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती, जैसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, प्रोडक्शन में और सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती। मतलब बहुत सारे नुकसान होते हैं गरीबी की वजह से, ना सिर्फ उस पर्सन को जो गरीब है बल्कि पूरे देश को, पूरे समाज को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गरीबी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो रोप वेज के बारे में है। रोप वेज आपने देखा होगा, पहाड़ों में अक्सर इस प्रकार के रोप वेज हम देखते हैं। इनका इस्तेमाल होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में ये कहा था, ये रोपवेज जो है ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक सोल्यूशन है बल्कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। कोलंबिया में ये काफी इस्तेमाल होते हैं। कोलंबिया के जो कैपिटल है ना बोगोटा, वहां पे एक बहुत बड़ा रोपवे का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सिटी के 2 लो इनकम नेबरहुड को, हाईएस्ट पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो इस रोपवे प्रोजेक्ट की सहायता से पर आवर 3600 पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। 7 लाख जो रेजिडेंट्स हैं ना उनको फ़ायदा होगा। पहले टाइम लगता था 60 से 90 मिनट का, अब सिर्फ 10 मिनट का। हमारे देश में भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये रोपवे का प्रोजेक्ट है। 1.8 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। पहले टाइम लगता था कम्यूटिंग में 45 मिनट्स, फेरी से फॉर एग्जांपल कोई बोट वगैरह से पहले नदी पार किया करते थे पैसेंजर्स, अब रोपवे से पार करते हैं तो सिर्फ 10 मिनट लगती है। रोपवे का देखो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, फायदे भी हैं, कम लागत आती है, लैंड एक्वायर नहीं करना पड़ता, जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। और एक जो मिथ है कि रोपवे से कम लोग ट्रेवल कर पाते हैं, वो सिर्फ मिथ है। एक अनुमान के अनुसार 1 घंटे में 10,000 पैसेंजर जो हैं वो रोपवे की सहायता से पार कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और जहां पे स्टीप ग्रेडियंट है ना, मतलब स्लोप है, जैसे पहाड़ हैं, वहां पे रोड बनाना मुश्किल होता है, लेकिन रोपवे का जो प्रोजेक्ट है जल्दी से कंप्लीट किया जा सकता है, लैंड का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं रोपवे प्रोजेक्ट से। अब देखो हमारे देश में ना रेगुलेशन सही से होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोपवेज के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत एक अलग से ब्रांच है, नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। इसको असाइन किया गया है रोपवेज के डेवलपमेंट का सारा जो काम है ना, इस ब्रांच को असाइन किया गया है। तो रेगुलेशन अच्छे से होना चाहिए इस सेक्टर का, अदरवाइज तो देखो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मिनिस्ट्री को ना डिटेल्ड एसओपीज डिफाइन करनी चाहिए, किस प्रकार से रोपवेज को बनाना है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कंटीजेंसी प्लान क्या होना चाहिए, सब कुछ। अभी देखो यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज है ना उनको महारत हासिल है रोपवेज का प्रोजेक्ट डेवलप करने में, लेकिन हमारा देश चूंकि अब आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ना सिर्फ हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोपवेज का निर्माण करें, बल्कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे भी रोपवेज को डेवलप करना हो तो हमारे देश की जो कंपनीज हैं वो अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में देखो फिर से एक छोटा सा आर्टिकल है हीट से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपने भी महसूस किया होगा कि इस साल मार्च में थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी रही। राइटर बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों से ना जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन राइटर कहती हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, किसी किसी महीने में किसी किसी रीजन में ज़्यादा बढ़ रहा है और किसी रीजन में कम बढ़ रहा है। अब राइटर ना इसी बात को साबित करने के लिए ना बहुत सारा डेटा देती हैं, जैसे मानसून के मंथ्स में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जनवरी फरवरी में कितना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में कितना हुआ है, साउथ में कितना हुआ है। अब डेटा पे भी परसेंट चिन्ह लगाए जा सकते हैं कि डेटा जो है ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि एक थिंक टैंक का डेटा है। पॉइंट पे आते हैं ये सारा डेटा देते हुए राइटर, वो कहते हैं कि अब बहुत सारी सिटीज़ में ना अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बन रहा है। इसमें क्या होता है, शहरों में ना हीट एकदम से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है जो आसानी से निकल नहीं पाती सिटीज़ से। तो
अर्बन एरियाज में हीट जो है वो रिलेटिवली इंक्रीज हो जाती है हीट के ट्रैप होने की वजह से। कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है इसलिए हीट ट्रैप हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है शहरों में। इसे बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। बहुत सारे इंडिया के राज्य जो हैं वो अब इसे एड्रेस करने के लिए उपाय कर रहे हैं, जैसे गुजरात हीट एक्शन प्लान लेके आया। इस प्रकार का प्लान देश के अलग अलग इलाकों में भी आना चाहिए, जिसमें कुछ मुख्य बातों पे फोकस किया जा सकता है, जैसे इनडोर्स जो है रिलेटिवली ठंड रहे, इस प्रकार का मटेरियल आप इस्तेमाल करो घर के कंस्ट्रक्शन में कि घर के अंदर थोड़ा ठंडक रहे। अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करो हीट वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो ताकि जो लोग हीट स्ट्रोक से सफ़र करते हैं उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके। देखो, ये तो हमने बात की अर्बन एरियाज़ की। रूरल एरियाज़ में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, वहाँ पे तो सरकार ध्यान भी नहीं दे पाती। अब समय आ गया है सरकार हीट वेव्स को सीरियसली ले, बजट में पैसा एलोकेट करे इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। दो चीज़ें हैं, देखो, एक तो हीट इंक्रीज हो रही है, इसे अडेप्ट करना, एक इस बढ़ती हुई हीट को कम करने की कोशिश करना। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे सरकार को फोकस करना होगा, एक अडेप्टेशन एक मिटिगेशन। एक तो बढ़ती हुई हीट से अडेप्ट कर पाना, इसके लिए लोगों को कैपेबल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाना, दूसरा हीट को कम करने के प्रयास करना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बढ़ती हुई हीट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।